हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने अपने 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लिया, अब आप लोग आ चुके हैं अपने बीए के 6th सेमेस्टर में और ये आपके बीए का होगा लास्ट सेमेस्टर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपके 6th सेमेस्टर जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र का जो पेपर 1 है जिसमें आपको पढ़ना है भारतीय समाज शास्त्र के अग्रदूत, तो इसका जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो यदि आप लोगों ने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आपको मैं लिंक दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या यूनिट्स पढ़नी है अपने 6th सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर 1 के अंतर्गत। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी क्लास शुरू कर चुकी हूं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप सभी का जो सिलेबस होगा वो सब यही होगा। आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। तो यूनिट नंबर 5 हम आज पढ़ने वाले हैं और आपकी सभी यूनिट्स मेरे चैनल पर लगातार आती रहेंगी। तो देखिए, यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है MN श्रीनिवास। ये भारतीय समाजशास्त्री थे, तो इनके बारे में पढ़ना है। जैसे इन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षतीकरण और प्रमुख जातियों पर इन्होंने जो अवधारणा पेश की है, उन सभी को अपने यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो देखिए, थोड़ा सा हम इनके जन्म और मृत्यु के बारे में जान लेते हैं और इनका पूरा नाम क्या था ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकता है। चाहे जिनका ऑब्जेक्टिव होता हो उनके लिए भी, सब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, MN श्रीनिवास का जो पूरा नाम था वो था मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास और इनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1916 ईस्वी में। ये मैसूर के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, तो याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु हुई थी 1999 ईस्वी में बेंगलुरु में। तो ये मैसूर में पैदा हुए और इनकी मृत्यु बेंगलुरु में हुई थी। और इनका पूरा नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम था। और ये देखिए, ये भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री थे और उन्होंने दक्षिण भारत में जाति तथा जाति प्रथा, सामाजिक स्त्रीकरण, सांस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण पर कार्य किया और इन्होंने प्रबल जाति यानी डोमिनेट कास्ट की अवधारणा भी प्रस्तुत की है। तो आज के इस वीडियो में हम संस्कृतिकरण के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम संस्कृतिकरण की अवधारणा पर नज़र डालेंगे और संस्कृतिकरण के बारे में पूरा एकदम डिटेल में आज की वीडियो में हम समझेंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, सब कुछ हम समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका पश्चिमीकरण पढ़ेंगे। एक टॉपिक एक वीडियो में कवर किया जाएगा ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। तो बहुत अच्छे से मैं बताने का प्रयास करूंगी और आप बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारतीय समाजशास्त्री जिनका नाम था MN श्रीनिवास, उन्होंने किया था। सबसे पहले इन्होंने ही संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। इनसे पहले अभी तक किसी ने संस्कृतिकरण के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। भारत की अलौकिक सांस्कृतिक विरासत को दृष्टि में रखते हुए इन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि भारत जैसे विशाल देश में, क्योंकि भारत जो है यहाँ पे अनेकों संस्कृति के लोग रहते हैं, तो भारत जैसे विशाल देश में परिवर्तन जैसी संकल्पना तब तक अर्थहीन होगी जब तक कि इसके सांस्कृतिक तत्वों पर परिवर्तन का प्रभाव घटित न हो। यानी भारत इतना विशाल देश है तो इसमें परिवर्तन की संकल्पना जो है तब तक उसको हम अर्थहीन कह सकते हैं जब तक भारतीय समाज की जो संस्कृति है उसके तत्वों पर कोई परिवर्तन ना हो। तो उन्हीं तत्वों में परिवर्तन के बारे में देखिए इन्होंने रिसर्च किया, अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने संस्कृतिकरण के बारे में बताया है। अब देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा का जन्म भारतीय समाजशास्त्री श्रीनिवास के द्वारा दक्षिण भारत में अध्ययन के दौरान हुआ था। ये दक्षिण भारत में अध्ययन कर रहे थे, तो उसी अध्ययन के दौरान उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। देखिए, श्रीनिवास ने अपने प्रारंभिक अध्ययन में ये पाया कि दक्षिण भारत के जो लोग थे वो ब्राह्मण धर्म के संस्कार को, आदतों को, रीति रिवाज और उनके रहन सहन आदि को अपनाते हैं। अतः इसी प्रक्रिया को उन्होंने ब्राह्मणीकरण की संज्ञा दी।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में ये अध्ययन कर रहे थे, समाज का अध्ययन कर रहे थे। तो इन्होंने पाया कि दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण कास्ट है, ब्राह्मण जो धर्म है, तो ब्राह्मण जो नीचे धर्म, जो निम्न धर्म है, निम्न जाति के जो लोग हैं, वो ब्राह्मणों के संस्कार को, उनकी आदतों को, उनके रीति रिवाज, रहन सहन आदि को अपनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि कोई भी निम्न जाति ऊंची जाति के पूरे रहन सहन, उनकी पूरी संस्कृति को अपनाती है और उन्हीं की तरह जीने का प्रयास करती है। तो उसी को श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण की संज्ञा दी, क्योंकि लोग ब्राह्मण के ही संस्कारों को, रीति रिवाजों को, रहन सहन, खान पीना सभी को अपना रहे थे। इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, एकदम सिंपल सी भाषा में। देखो, कोई निम्न जाति है भारतीय समाज के अंतर्गत, तो वो अपने से उच्च जाति को आदर्श मान ले और आदर्श मानकर वो ये सोच ले कि मैं अपने से ऊंची जाति का रहन सहन जैसा है उसको अपना लूँगा। क्योंकि देखिए, निम्न जाति की जो प्रतिष्ठा होती है समाज के अंदर वो कम होती है और ऊंची जातियों की प्रतिष्ठा अधिक होती है। तो इसलिए कोई भी निम्न जाति अपने से ऊंची जाति को क्या करती है, आदर्श मान लेती है और ये डिसाइड कर लेती है कि मैं इसी जाति के हिसाब से, इसी के जो आदतें हैं, इनका जो रहन सहन है, इनका जो पहनने ओढ़ने उठने बैठने का स्टाइल है, मतलब इनकी जो पूरी लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति है, उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, उसको मैं सीखूँगा और उसी तरह से जीने का पूरा प्रयास करूँगा। तो उसी को पूरा अपनाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को उन्होंने देखा कि इस तरह की प्रक्रिया हो रही है साउथ इंडिया में, तो उन्होंने उसको ब्राह्मणीकरण कह दिया। लेकिन बाद में श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में जातिवाद, आधुनिक भारत में जातिवाद किसकी पुस्तक है, यह ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है, तो MN श्रीनिवास की पुस्तक है। तो फिर बाद में जब ये अध्ययन करते हैं तो अपनी इसी बुक में ये जो जिस प्रक्रिया को इन्होंने ब्राह्मणीकरण की संज्ञा दी थी, उसको संस्कृतिकरण की संज्ञा दी। तो आई होप आप संस्कृतिकरण क्या है वो समझ गए होंगे। एक परिभाषा है श्रीनिवास के अनुसार, इस परिभाषा को आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा तो आप लिखिएगा ज़रूर। और ये जो नोट्स है मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी आपकी हेल्प होगी इससे। देखिए, एक डेफिनेशन है कि श्रीनिवास संस्कृतिकरण पर लिखते हैं कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है, यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है भारतीय समाज के अंतर्गत जिसके द्वारा कोई नीच हिंदू जाति, जनजाति या फिर कोई जनजाति अथवा कोई समूह किसी उच्च जाति को या जनजाति को अथवा समूह को अपनाने का धैर्य लेकर अपने जीवन पद्धति को बदल डालती है, वो क्या कहलाता है, वो संस्कृतिकरण कहलाता है। और देखिए, जो संस्कृतिकरण है वो भारतीय समाज में होने वाला एक विशेष प्रकार का परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई भी निम्न हिंदू जाति या फिर कोई जनजाति हो या फिर कोई समूह हो अपने से ऊंची जातियों के रहन सहन को, कि मेरे से ऊंची जाति इस तरह से रहती है तो उसकी समाज में बड़ी इज्जत है, तो मैं उस तरह से रहूँगी और उसी के वो जो भी चीज़ें खाते पीते हैं उसी तरह का मैं भी खाऊँगी, उसी तरह का मैं भी पहनूँगी, जो भी उनका पूरा जीने का तरीका है वो मैं पूरा अपना लूँगी। तो मतलब इस तरह की उनके अंदर क्या होता है, प्रयास होता है। तो वो जो इस पूरा ये अपने जीवन पद्धति को बदल डालते हैं अपने उच्च जाति को आदर्श मानकर, तो वही प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। आई होप अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए, अब हम देखेंगे संस्कृतिकरण का अर्थ। अभी हमने संस्कृतिकरण की अवधारणा देखी है। अवधारणा जब आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा या अर्थ पूछे तो आप उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, यदि आपसे लॉन्ग में पूछे, जो आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो देखिए, संस्कृतिकरण का क्या अर्थ होता है, जो पीछे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, संस्कृतिकरण जो है एक तरह का सामाजिक परिवर्तन होता है, क्योंकि समाज में बदलाव होता है। और जब आप BA 3rd सेमेस्टर में थे, आपको याद होगा BA 3rd सेमेस्टर में जब आप थे, आपने सोशियोलॉजी उसमें पढ़ा, तो उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि उसमें आपको पूरा सामाजिक परिवर्तन के बारे में ही पढ़ना था। तो उसमें मैं आपको संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ा भी चुकी हूँ, बट यहाँ पर आपको थोड़ा और डीप एंड वाइड अच्छे से पढ़ना है अपने 6th सेमेस्टर में आकर के।
तो देखिए क्या है, एक तरह का सामाजिक परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें बदलाव आता है समाज के अंतर्गत। और यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें जाति व्यवस्था है, जिसमें ऊंची से लेकर निम्न जातियां होती हैं। तो इस जाति व्यवस्था में जो सबसे निचले पायदान पर स्थित जातियां होती हैं वो ऊंचा उठने का पूरा प्रयास करती हैं समाज के अंतर्गत। क्योंकि अब देखो, कोई ऊंची जाति जब ऊंची है तो वो नीची जातियों को आदर्श नहीं मानेगी, और नीची जाति जो है, जो निम्न जातियां होंगी, वो ऊंची जाति को आदर्श मान लेगी और ऊंचा उठने का प्रयास करेगी। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संस्कृतिकरण कहलाती है। देखिए, आप अन्य अर्थों में परीक्षा में इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं आपको हर तरह से बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आप किस तरह से इसको अच्छे से समझ जाएं और आपके एग्ज़ाम में जब प्रश्न आए तो आपको थोड़ा सा भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो देखिए, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्रभु जाति के रीति रिवाजों, विश्वासों या उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनका वेशभूषा का मतलब जो उनका कपड़ा पहनने का स्टाइल है, वो किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, उनका भाषा, साहित्य और उनकी जीवन शैली को आदि को ग्रहण करती हैं। कोई भी जो निम्न जाति है, किसी भी प्रभु जाति को, चाहे वो वैश्य को मान ले अपना आदर्श, चाहे क्षत्रिय जाति को अपना आदर्श मान ले या ब्राह्मण को अपना आदर्श मान ले, और फिर उसी के जीवन शैली को पूरा अपनाने का प्रयास करे, तो वो क्या है? संस्कृतिकरण है। और देखिए, श्रीनिवास ने जब इसकी अवधारणा दी तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो निम्न जातियाँ होती हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मण जाति को ही अपना आदर्श मानती हैं, क्योंकि ये सबसे ऊंची जाति है। और इस प्रकार यह प्रक्रिया निम्न जाति में होने वाले विभिन्न सामाजिक संस्कृति परिवर्तनों को स्पष्ट करती है, क्योंकि निम्न जातियां ही अपने उच्च जाति को आदर्श मानकर अपने आप को पूरा बदलने का प्रयास करती हैं। तो इसलिए यह जो सामाजिक परिवर्तन है, इसमें निम्न जातियों में विभिन्न सामाजिक संस्कृति में जो परिवर्तन आता है उसी को ये संस्कृतिकरण क्या है? स्पष्ट करता है। तो आई होप आप संस्कृतिकरण का अर्थ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं। परीक्षा में सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, संस्कृतिकरण का अर्थ या उसकी अवधारणा या फिर उसकी विशेषताएं, और जब लॉन्ग में पूछी जाएंगी तो सारी चीज़ें एक साथ एक क्वेश्चन में ही आपसे पूछ दी जाएंगी। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे जो मैं आपको संस्कृतिकरण की विशेषता बताने वाली हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जाति से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि मैम हेडिंग पर बताइए। तो देखिए, जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ आप इसको हेडिंग पर ही लिखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दूँगी, तो ये जो पॉइंट है आपकी हेडिंग बन जाएगी, और फिर जो मैं इसमें आपको समझाऊँगी वो आप इसके अंदर लिख दीजिएगा। अब देखिए, हेडिंग से ही आप समझ जाएगी, इस पॉइंट से ही, कि आपको हेडिंग कैसे बनाना है। आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों से संबंधित होती है। अब देखिए, इसको समझिए कि कैसे होती है, क्योंकि देखिए जब भी कभी जो शूद्र या कोई निम्न जाति है, देखिए शूद्र भी एक निम्न जाति है, तो जब भी कोई शूद्र या फिर निम्न जाति अपने से ऊंची जातियों को, चाहे वैश्य को, चाहे क्षत्रिय को या फिर ब्राह्मण को, उनको आदर्श मानकर उन्हीं की प्रथा, परंपराओं या उनके रीति रिवाजों को, उनके देवी देवताओं और उनकी जीवन पद्धति, उनका खान पान, उनका रहन सहन, सब कुछ अपनाने का प्रयास करती हैं और समाज में अपना स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश करती हैं, तो वो क्या है? वो संस्कृतिकरण कहलाता है। तो आप इससे समझ जाइए कि ये निम्न जातियों से ही संबंधित है, क्योंकि निम्न जातियां ही ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। तो आई होप अब आपको एग्ज़ाम में हेडिंग बनाकर लिखने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप चीज़ों को समझे रहेंगे तो आप उसको आसानी से बनाकर लिख लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें रटने वाली नहीं है, बहुत सिंपल सी हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्श हो सकते हैं। देखिए, संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि एक नीची जाति ब्राह्मण को, क्षत्रिय को या वैश्य या किसी अन्य प्रमुख जाति को अपना आदर्श मान लेगी।
तो आप इसमें किस तरह लिखोगे, आप हेडिंग बना लेना कि संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी निम्न जाति यदि है तो हो सकता है कोई जाति ब्राह्मण को अपना आदर्श बना ले और ब्राह्मण के ही रहन सहन खान पान सारी चीज़ों को अपनाने का प्रयास करे, और कोई निम्न जाति हो कोई निम्न जाति है जो क्षत्रिय को अपना आदर्श मान ले, कोई वैश्य को मान ले, या फिर कोई अनेक प्रमुख जातियों को आदर्श मान ले। तो आदर्श कुछ भी हो सकते हैं, मगर मानने वाले कौन होंगे, वो निम्न जाति से ही होंगे। तो आपको इस पॉइंट में इसी तरह से लिखना होगा। तीसरा पॉइंट है, संस्कृतिकरण एक लंबी अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये प्रक्रिया एक बार में ही समाप्त नहीं हो जाती। ये समाज के अंतर्गत लगातार चलती रहती है और लंबे समय तक चलती है, तब जाकर ही कोई निम्न जाति ऊंचा उठ पाती है। जब वो धीरे धीरे प्रयास करती है ऊंचा उठने की, अपने किसी भी उच्च जाति को आदर्श मानकर, तो एक बार में ये प्रक्रिया नहीं हो जाती, जबकि लंबे समय तक चलती है। चौथा पॉइंट है, संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है इसमें उच्च जाति की स्थिति प्राप्त करने के लिए कुछ जातियां प्रयत्नशील रहती हैं। जहां वह उच्च जाति से बहुत कुछ प्राप्त करती हैं, वहीं उन्हें कुछ प्रदान भी करती हैं। देखिए, जो निम्न जातियां उच्च जातियों को आदर्श मानकर ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं, तो वो तो ऊंची जातियों से बहुत कुछ सीखती हैं और उनसे ग्रहण करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये निम्न जातियां भी उच्च जातियों को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखा जाती हैं। तो बस इसमें आपको इस तरह से लिखना है। आपका पांचवा पॉइंट है, यह उच्च स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न भी है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आप चाहें तो इसको हेडिंग बना दीजिए, फिर इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि निम्न जातियां क्या करती हैं, समाज में अपने स्तर को उठाने के लिए, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए लगातार ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए तो वो अपनी किसी भी उच्च जाति को आदर्श मानकर उनके जीवन पद्धति को अपनाने का पूरा प्रयास करती हैं, ग्रहण करती हैं। तो इस तरह से आपको इसमें लिखना होगा। छठा पॉइंट है, यह प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखिए, यह भारतीय समाज के प्रत्येक युग में दिखाई देती है। और देखिए, श्रीनिवास ने वैदिक युग से लेकर आज तक की अवधि में विभिन्न जातियों द्वारा ऊंचा उठने के अनेक प्रयासों का उल्लेख किया है, क्योंकि ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये प्रत्येक युग में हो रही है। ऐसा नहीं है कि बस ये आज हो रही है, वैदिक काल से लेकर आज के टाइम तक का पूरा उल्लेख किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। तो इसमें आपको इस तरह से लिखना होगा। सातवां पॉइंट है, यह प्रक्रिया समाज व संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करती है, क्योंकि समाज में जो संस्कृति है, समाज में परिवर्तन आता है, लोगों की संस्कृति में परिवर्तन आता है, तो उसी परिवर्तन को ये प्रक्रिया दिखाती है, उल्लेख करती है। आठवीं विशेषता है, संस्कृतिकरण पीढ़ियों का प्रयास है। देखिए, इस प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक पद या अपनी परिस्थिति में परिवर्तन हेतु कोई भी निम्न जाति है 2 अथवा 3 पीढ़ी पहले से ही अपना संबंध किसी उच्च जाति से जोड़ लेती है। यानी कि कोई जो निम्न जाति है वो जब ऊंचा उठने का प्रयास कर रही है, तो उसकी 2 से 3 पीढ़ियां ये प्रयास लगातार जारी रखती हैं, तभी जाकर उन्हें ऊंची जाति का दर्जा प्राप्त हो पाता है। तो ये है संस्कृतिकरण की विशेषताएं, जिसकी अवधारणा दी है, जिसके बारे में एम.एन. श्रीनिवास ने बता रखा है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आप ये भी समझ गए होंगे कि आपको एग्ज़ाम में आप पूछे प्रश्न तो किस तरह से लिखना है। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि आपके जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से समझा सकूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट न बचा रहे। और यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। चलो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एम.एन. श्रीनिवास के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया, और उनकी जो भी संस्कृतिकरण पर अवधारणा है, परिभाषा है, विशेषताएं, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं आपको एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम बताने वाली हूँ, और वो कब पब्लिश हुई वो भी बताऊँगी, क्योंकि जिनका ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर आएगा उनसे ये ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैसूर में विवाह और परिवार, ये इनकी पुस्तक का नाम है, और ये पब्लिश हुई थी 1942 ईस्वी में। दूसरा है कुर्कों के बीच धर्म और समाज, ये भी इनके पुस्तक का नाम है। तो ये सब इनके पुस्तक का नाम है, ये पब्लिश हुई थी 1952 ईस्वी में। तीसरा है आधुनिक भारत में जाति और अन्य निबंध, जो पब्लिश हुई 1962 में।
तीसरा है द रिमेम्बर्ड विलेज जो पब्लिश हुई 1976 में। पांचवा देखिए व्यक्तिगत लेखन के माध्यम से भारतीय समाज जो पर ये इनकी पुस्तक का नाम है, सब याद रखिएगा क्योंकि जिनका ऑब्जेक्टिव्स होगा ये आपसे पूछ सकता है। MN श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, 4 पुस्तक ऑप्शन में दे देगा, तो आपको जब तक नाम याद नहीं होगा तो आप क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए जिस तरह से आप जितने भी समाजशास्त्र का पढ़ेंगे मैं पूरा प्रयास करूंगी जिनके ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होता हो वो भी अच्छे से समझ जाएं। तो पूरी क्लास किए रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स वाला आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बता देती हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में कैसे आएंगे, सब्जेक्टिव में कैसे आएंगे। सब्जेक्टिव वाले के लिए तो पूरा ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, ये भी उनके पुस्तक का नाम है, ये 1966 में पब्लिश हुई। उसके बाद अगला देखिए प्रमुख जाति और अन्य निबंध, ये भी उनकी पुस्तक का नाम है जो पब्लिश हुई 1986 ईस्वी में। अगला देखिए गांव, जाति, लिंग और पद्धति जो पब्लिश हुई 1996 ईस्वी में। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है। और अगला जो टॉपिक है वो है पश्चिमीकरण की अवधारणा। तो देखिए ये वाला हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। तो वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और बताओ आपका अदर जो भी सब्जेक्ट हैं ताकि उन पर भी वीडियोस मैं बनाती रहूँ लगातार और आपकी अच्छे से क्लास कराती रहूँ ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और आप बढ़िया से अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो ये पश्चिमीकरण की अवधारणा को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा बहुत अच्छे से समझने वाले। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।